अपन इसको बात करते हैं ना, वो होता है कि गले में कुछ फंसना, है ना, बट एक्चुअली वो गले में नहीं, वो ट्रेकिया में फंसता है, ठीक है ना। तो हाँ, और अभी जैसे ज्यादातर ये केसेस देखे जाते हैं पार्टी वगैरह जब करते हैं ना, पार्टी वगैरह हो रही होती है तो हंस खेल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ज्यादातर केसेस में खाना खाते हुए हंसना या बोलना, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो क्या ट्रेकिया ओपन होती है और वो खाने का टुकड़ा उसमें फंस जाता है, और कई बार वो इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि रेस्पिरेशन को बंद कर देता है, पूरा चोक हो जाता है ना, इसलिए हम इसको चोकिंग बोलते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि चोकिंग में फर्स्ट एड क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो वो है कि टाइमली, जितना टाइमली उसको फर्स्ट एड मिलेगी ना तभी वो बचेंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अभी आप इसमें देखोगे कि क्या क्या कंडीशन इसमें हो जाती है, ठीक है ना। गेट गेट बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही है। ओके, so what is choking? Choking occur when breathing is stopped by constricted or obstructed throat and windpipe, ठीक है ना। तो चोकिंग कब होगी? चोकिंग होगी जब ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है ना, सांस लेना बंद हो जाए। किस कारण से? कि जो हमारी विंड पाइप है उसके कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण, बिल्कुल रास्ता चोक हो जाने के कारण अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? चोकिंग है, ठीक है। इन सम केसेस चोकिंग है, चोकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो हमारी विंड पाइप है उसमें कोई चीज फंस जाती है या वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है ना, संकुचित इतनी हो जाए कि अंदर हवा नहीं जा पाए। हाँ, या उसमें कोई चीज ऐसी फंस जाए कि हवा का आदान प्रदान नहीं हो, तो ये दोनों कंडीशन में चोकिंग हो सकती है, ठीक है ना। ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई चीज वहां पर अटकती है तब चोकिंग होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इन सम केसेस द एयरवे इज पार्शियली ब्लॉक एंड समटाइम फुल्ली ब्लॉक। यदि पार्शियली ब्लॉक है तो दैट सिचुएशन इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, उसमें लाइफ का खतरा नहीं है, कम से कम हल्का हल्का सांस आता रहेगा, बट प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा पेन होगा, बट कैंडिडेट कैन स्पीक, कैंडिडेट कैन कफ, कैंडिडेट कैन टेक ब्रीथ, वो सांस ले सकता है, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं है। बट इन केस अगर ये रास्ता कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है तो बहुत ही जल्दी उसकी डेथ हो सकती है, उस समय हमें फर्स्ट एड का ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें कि चोकिंग के अगर कारण देखें तो पहला कारण जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पार्टी, ठीक है ना, ज्यादातर खाना ही चोकिंग का कारण बनता है कि कुछ खा रहे हैं और वो फंस गया, बोल लिया बीच में, हंस लिया और एकदम से वो फंस गया, ठीक है ना। तो अच्छी भली जो पार्टी है रंग में भंग वहां पर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो चोकिंग का मेन कारण हुआ कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाएं या खाना खाते समय बोल रहे हों और हंस रहे हों, ठीक है ना, स्पीकिंग ड्यूरिंग ईटिंग और लाफिंग ड्यूरिंग ईटिंग, ये मेन कारण बनते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को चोकिंग का केस मिल जाता है, जैसे अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको वोमिटिंग आ गई तो वो वोमिटस उसका ट्रेकिया में चला जाता है तो वहां भी उसकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो एक ये कंडीशन हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। और कारण क्या बनता है? बच्चों में चिल्ड्रन यूजुअली चोक फ्रॉम प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इनटू देयर माउथ। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोरेटिव नेचर के होते हैं और हर चीज वो मुंह में डालने का कोशिश करते हैं, तो कई बार वो चीज उनके हाथ से छूट के और ट्रेकिया में अटक जाती है। पेट में चली जाए तो ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, बट इफ इट चोक्स द ट्रेकिया तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बच्चे के लिए हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये तीन कंडीशन होगी, बच्चों में ज्यादातर ये देखा जाता है, बड़ों में ज्यादातर खाने वाला होता है और हॉस्पिटल में ज्यादातर अनकॉन्शियस केसेस में ऐसा होता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल सही होता है, उसके वाइटल सब सही चल रहे होते हैं, घंटे भर बाद आके देखा पेशेंट एक्सपायर्ड, और उसका मेन कारण जब चेक करते हैं पता ये लगता है कि कुछ वोमिटिंग हुई थी और वो ट्रेकिया में चली, है ना।
साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है करता बच्चों में कोई भी ऑब्जेक्ट वो मुंह में डालते हैं और वो उनके हाथ से छूट के अटक जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को खिलौने ऐसे दिए जाएं जो कम से कम इतने बड़े हों कि मुंह में ना जा सके, वो खिलौने ही बच्चों को देने चाहिए। सबसे पहला साइन सिम्टम होता है कि इनएबिलिटी टू स्पीक। जैसे ही गले में कुछ अटकेगा आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और क्लाइंट सीधा अपना गला पकड़ेगा और ऐसे ओपन माउथ होगा बट आवाज नहीं निकलेगी, तो आप समझ जाओ कि इसको चोकिंग हो गई है। वो बता भी नहीं पाएगा कि मेरे गले में कुछ है, बस वो पकड़ लेगा ना, तो आवाज तो निकलनी नहीं है। अगर पार्शियल ब्लॉक है तो आवाज निकलेगी। अच्छा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो एक तो आपका पहला हो गया कि इनएबिलिटी टू स्पीक और दूसरा सांस भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत सांस आ भी रहा है तो नोइजी ब्रीदिंग, बहुत घर घर की आवाज आ रही है सांस लेते हुए, हाई पिच्ड साउंड, विशल जैसी भी कई बार साउंड आती है, क्योंकि रास्ता कंस्ट्रक्टेड है तो वहां से अगर आवाज जाएगी थोड़ी बहुत तो बहुत तेज साउंड करेगी, है ना। और क्या होगा? वीक एंड इनइफेक्टिव कफिंग। यदि उसको खांसी करने के लिए कहें तो खांसी भी नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत ही हल्की सी खांसी आएगी, ठीक है ना। तो ये साइन सिम्टम मेन होते हैं चोकिंग के। सांस नहीं ले पाना, बोल नहीं पाना, ब्रीदिंग बहुत ही, अगर वैसे तो होगी नहीं, और अगर होगी तो साउंड होगा साथ में ब्रीदिंग में, और कफिंग मुश्किल होगी, डिफिकल्ट। इसके अलावा टिपिकल पोस्चर ऑफ होल्डिंग नेक एंड माउथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्लाइंट का हाथ यहाँ होगा और कहीं हाथ नहीं होगा, जो भी चोकिंग होगी वो ये पकड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि उसको यहाँ पेन होगा और सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए माउथ वाइड ओपन होगा, आंखें खुली, आंखों में पानी, ये कंडीशन होगी। तो ये टिपिकल साइन है कि अगर ये कंडीशन लेके कोई बंदा है तो इसका मतलब उसको चोकिंग हो गई है, और खतरनाक वाली चोकिंग हो गई है ना। ब्लूइश स्किन कलरेशन, और जल्दी ही स्किन का कलर ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में जा नहीं रही। और क्या होगा? कुछ देर तक और ध्यान नहीं दिया तो क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो ये इतने सारे साइन सिम्टम चोकिंग के होते हैं। पहले इनिशियल स्टेज पे हल्के, और लास्ट में क्लाइंट बेहोश, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो डेथ, श्योर डेथ है इसके अंदर, है ना। अब आता है हमारे पास, जब ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं बच्चों को भी चोकिंग हो जाती है। हाँ जैसे रात को जैसे हाँ ब्रेस्ट ओके, फीडिंग बिल्कुल दो दिन के बाद रात को जैसे बहुत से उठता बोले हाँ बिल्कुल, हाँ हवा का चक्कर है। हाँ हवा का चक्कर नहीं होता, ये पानी नहीं, दूध का चक्कर है, सही है। तो वो चोकिंग किसी भी कारण से हो सकती है। हाँ, तो वो जो अनकॉन्शियस व्यक्ति में होती है उसका भी यही कारण होता है कि उसको तो पता नहीं चल रहा, वो मीटिंग हुआ, और वो इसीलिए हम जो अनकॉन्शियस क्लाइंट होते हैं हॉस्पिटल में उसके लिए एक टिपिकल पोजीशन बोलते हैं, कौन सी? रिकवरी पोजीशन, जिसमें उसको सेमी प्रोन करके और मुंह एक तरफ करके रखते हैं अनकॉन्शियस वालों के, है ना, ताकि अगर वॉमिटिंग आए भी तो सीधी ग्रेविटी से बाहर चली जाए, ट्रेकिया में ना। फर्स्ट एड क्या करेंगे? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा केस आपको मिलता है कहीं भी मिल सकता है, कैंटीन में बहुत मिलता है ना तो आप अगर फर्स्ट एड करेंगे तो आप उसके लिए भगवान हैं, क्योंकि वहाँ जीवन दान आप दे सकते हैं। कई बार इतना टाइम भी नहीं होता कि कैंटीन से या इमरजेंसी तक ले आए, तो जो करना है वही करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट आस्क आर यू चोकिंग, ठीक है ना। पर अपन तो ये अंग्रेज है नहीं तो हिंदी में बोलेंगे ना। अगर दूसरे कंट्री में यही पूछते हैं यार ये चोकिंग, क्यों सबको पता होता है चोकिंग क्या होती है, अवेयरनेस वहाँ बहुत है, हमारे यहाँ नहीं है, तो हम क्या पूछेंगे? गले में कुछ अटक गया क्या? अब वो या तो हाँ बोलेगा या ना नहीं बोलेगा या तो हाँ बोलेगा या बोलेगा ही नहीं, हाँ या बोलेगा नहीं, ठीक है ना। बोल तो सकता ही नहीं वो, है ना। हाँ सही है तो इसमें क्या होगा कि अगर वो बोल देता है कि हाँ, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि रिस्क नहीं, चाहे वो हाँ कह रहा है तो भी आवाज आ रही है। आवाज तभी आती है जब पार्शियल ब्लॉक होता है और सांस आ रही है, तो इसलिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ कह दीजिए तो ठीक है। हाँ, तो अगर कंप्लीट होगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो वो बस सुनेगा अपनी, बाकी कुछ बोल नहीं पाएगा या ऐसे ऐसे गर्दन हिला देगा, ठीक है ना। तब आप समझ जाना कि उसको चोकिंग हो गई है। अब क्या करेंगे? अब फर्स्ट एड परफॉर्म करेंगे। अगर मान लो सबसे पहले फर्स्ट एड में यही आता है कि चलो ठीक है, हमने कहा उसको,
बोला नहीं तो कह देंगे ऐसे ऐसे किया तो पहली फर्स्ट एड आती है आस्क हिम टू कफ, उसको होगी जोर से खांसी कर, ठीक है ना। तो खांसी लंग से निकलती है हवा तेजी से और वो उस ऑब्जेक्ट को लेके बाहर आ जाती है। इफ इज एबल टू कफ तो बहुत ही बढ़िया है, वो खांसी करे, एक खांसी करे, दो खांसी करे, जब तक कोई चीज मुंह में आ नहीं जाए फिर वो बाहर निकाल दे तब तक उसको खांसी करने के लिए कहते रहें। तो जितनी बार भी वो खांसी करता रहेगा हमारी टेंशन दूर होती रहेगी, ठीक है ना। तो इनिशियली खांसी कई बार हल्की आती है, कई बार तेज होते होते ऑब्जेक्ट निकल जाता है, बट कई बार बिल्कुल खांसी नहीं आती। अगर मान लो कंप्लीट ब्लॉक है और वो बुरी तरह से अटका हुआ है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले खांसी आएगी, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए स्ट्रॉन्ग कफ कैन डिसलॉज द ऑब्जेक्ट, अगर स्ट्रॉन्ग कफ है तो वो ऑब्जेक्ट वहां से डिसलॉज हो जाएगा, मुंह में आ जाएगा और मुंह से वो बाहर निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर वो खांसी ना कर पाए तो क्या होगा। इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक और नॉट एबल टू ब्रीथ और नॉट एबल टू कफ, तब हमें थोड़ा सा इमीडिएट एक्शन करना है। वी नीड टू एक्ट फास्ट टू हेल्प द पर्सन। क्या करेंगे, बैक ब्लो एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट, दो हमारे पास टेक्निक होती है चोकिंग को रिमूव करने की। नंबर 1 बैक ब्लो और नंबर 2 एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसको हम हेमलिक मैन्यूअर भी बोलते हैं, ठीक है ना। दो चीजें हैं, प्रैक्टिकली भी पूछ सकते हैं कभी कि व्हाट इज हेल्मिक मैन्यूअर या व्हाट इज बैक ब्लो। तो ये दोनों ऐसी टेक्निक है जो फर्स्ट चोकिंग के अंदर व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है बैक ब्लो। बैक ब्लो मतलब पीठ के ऊपर जोर से मारना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। रैप वन आर्म अराउंड टू सपोर्ट द पर्सन अपर बॉडी एंड आस्क द पर्सन टू लीन फॉरवर्ड। तो एक हाथ जो हमारा है वो ऐसे लगाएंगे, पर्सन यहाँ खड़ा होगा, उसको कहेंगे कि इस हाथ के ऊपर थोड़ा सा आगे हो जाओ, तो इस हाथ से हम सपोर्ट करेंगे। और जो दूसरा हाथ होगा उसका ऐसे कपिंग कंडीशन बनाएंगे और जोर से मारेंगे, जितना जोर है मारो, ठीक है ना। बदला ले लो आज, ठीक है ना। अगर पहले कभी लड़ाई हुई है तो हाँ, हल्का हल्का थपथपाना नहीं है, बहुत तेज मारना है, ठीक है ना। क्योंकि तेज मारेंगे तो उसकी चेस्ट हो ये प्रेस होगी आपके हाथ के अगेंस्ट और अंदर से हवा निकलेगी बाहर, तो वो उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। उस समय वो ये नहीं कहेगा क्यों मारा, वो कहेगा बढ़िया है मारा था कि जीवन बच तो गया, है ना। तो उसको पूरा यहाँ से पूरा प्रेशर लाके और जोर से मारेंगे, कितने 5 बार, ठीक है ना। एक हो सकता है एक में निकल जाए, 2 3 4 5 तक हम कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे बीच बीच में कि वो कोई ऑब्जेक्ट निकल गया या नहीं, वो सांस ले पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आगे हम देखेंगे, है ना। अब निकल गया है तो फाइन, नहीं निकला तो सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। सेकंड लेवल क्या होगा, हेल्मिक मैन्यूअर। हेल्मिक मैन्यूअर में क्या करते हैं, अब इसमें हमारा जो मेन बैक ब्लो में था कि चेस्ट कंप्रेशन दिया, बट इसमें हम क्या करते हैं एब्डोमिनल कंप्रेशन देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाथ की ये कंडीशन बनाते हैं ऐसी, ठीक है। और दूसरा जो हाथ है वो इसके ऊपर हम ऐसे लेते हैं और इसके बीच में वो कैंडिडेट को लेते हैं, ठीक है ना। और उसको कहते हैं थोड़ा आगे झुको और उसका जो चेस्ट से नीचे का यहाँ डायाफ्राम के जस्ट नीचे इसको लगाते हैं, ठीक है। और पूरा जोर से जितना ताकत है उसको ऊपर उठा देते हैं। इवन वो व्यक्ति भी चाहे ऊपर उठ जाए तो वो क्या होगा, जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसके ऊपर पूरा जोर लगेगा, डायाफ्राम ऊपर उठेगा और हवा बाहर उस ऑब्जेक्ट को निकाल देगी। तो ये बैक ब्लो की बजाय और ज्यादा पावरफुल होता है। तो ज्यादातर इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिक मैन्यूअर, ठीक है ना। इसके द्वारा हम उसकी हेल्प करेंगे, हेमलिक मैन्यूअर। हाँ, स्पेलिंग इसमें आपको मिल जाएगी। हाँ, स्पेलिंग लिखो, HEIMLICH, हेमलिक मैन्यूअर, MANEUVER, हेमलिक मैन्यूअर। अब आगे हम देखते हैं कि अगर मान लो इन तरीकों से ऑब्जेक्ट निकल गया, तो ज़्यादातर केसेस में निकल जाता है तो बहुत बढ़िया। और ये जो एब्डोमिनल थ्रस्ट है ये बड़ों के लिए तो दोनों हाथों से, और छोटे के लिए भी, अगर मान लो वो बच्चा है 12-13 साल का, तो 5 साल से 12-13 साल का, तब हम पीछे खड़े होकर बैठ जाएंगे उसके पीछे ना, उसके लेवल के बराबर आ जाएं और फिर हम उसको उठाएंगे, ठीक है ना। पूरा हम खड़े होकर नहीं करेंगे, तो उसके लेवल के बराबर आना है तो हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे
और फिर उसको ये एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। अच्छा, अब अगर मान लो निकल गया है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? फिर से हम बैक ब्लो पे जाएंगे और दोबारा से 5 बार बैक ब्लो करेंगे, ठीक है ना? हाँ, जैसे मान लो बच्चा हो तो छोटा होता है ना, तो अगर हम आगे से खड़े हुए तो फिर वो नीचे रह जाएगा, तो हम क्या कि ऐसे आधे झुक के नीचे बैठेंगे और बच्चा इतने साइज का है तो आराम से कर पाएंगे। तो एक लेवल उसका बराबर हमारे पास लेके आते हैं, ठीक है ना? इस वीडियो में आपको फोटो भी दिख जाएगी, है ना? अच्छा, और ये जो हेमलिक मैन्यूअर हम करते हैं ये भी हम 5 बार ही करते हैं, 5 बार बैक ब्लो, 5 बार हेमलिक मैन्यूअर। वैसे तो एक बार में ही आ जाता है, एक में नहीं आए 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, है ना? 5 बार कर दिया। अब अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से अगेन क्या करेंगे? बैक ब्लो करेंगे, ठीक है? 5 बार करेंगे, फिर भी हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर हेमलिक मैन्यूअर कर देंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कब तक? जब तक नंबर 1 ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल जाए, नंबर 2 इमरजेंसी हेल्प ना आ जाए, और नंबर 3 व्यक्ति बेहोश होकर ना गिर जाए, ठीक है ना? क्योंकि अगर मान लो इतनी देर में नहीं निकला तो वैसे तो चांस कम है, अगर नहीं निकला तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, अब वो गिर जाएगा, ठीक है ना? अब गिर जाएगा तो क्या करेंगे? फिर उसमें अलग सिस्टम आता है। अगर मान लो व्यक्ति गिर गया तो दोबारा से कॉल करेंगे 112 पे, ठीक है ना? पहले की थी कि ये प्रॉब्लम हो गई है, एम्बुलेंस आए नहीं आए कोई बात नहीं, नॉर्मली हम ठीक कर लेते हैं इसको, चोकिंग को। बट अगर बेहोश हो गया तो फिर से दोबारा कॉल करनी है कि वो व्यक्ति बेहोश हो गया है और अब सीरियस इमरजेंसी है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो या इसको लेके जाओ, है ना? दोबारा कॉल करेंगे और स्टार्ट सीपीआर, और अब हम सीपीआर शुरू करेंगे, ठीक है ना? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है ना? तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन आपको पता ही है वो, है ना? जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन और वो करते हैं। इसके बारे में एक क्लास है अलग से लेक्चर, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि सीपीआर क्या होती है, ठीक है ना? ये ज़्यादातर केसेस में हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है और एम्बुलेंस आ जाती है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना है। बट अगर फिर भी नहीं हो तो वो उसका बचना मुश्किल है, ठीक है ना? बट 99% केसेज में चोकिंग रिमूव हो सकती है, 1% ये कि कुछ भी नहीं है, इतना वो सीवियर वहाँ पे अटक ही गया, किसी भी कारण से नहीं हो पाया, ठीक है ना? तो फिर हॉस्पिटल पहुंचा के अगर टाइमली पहुंच गया तो फिर यहाँ कट लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना? ट्रेकियोस्टोमी का। हाँ हाँ, वो तो क्या है कि अगर मान लो हाँ अगर निकल गया किसी तरीके से, हाँ हाँ, वो एक उस पे इंस्ट्रूमेंट होता है वो पकड़ के निकाल देते हैं, बट फिर भी नहीं निकले, अगर वो सीवियर अटका हुआ है तो फिर फाइनली हाँ 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 एंडोस्कोपी, हाँ निकाल सकते हैं, एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल निकल सकता है। बट अगर नहीं निकले तो फाइनली यही करते हैं कि यहाँ कट लगा दो, एटलीस्ट वो सांस लेता रहेगा, एक ट्रेकिया ट्यूब यहाँ से डाल देंगे और फिर बड़ा प्रोसीजर करके और उस ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे, क्योंकि मेन हमारा ये रहता है कि ये इनके इन प्रकारेण सांस चालू करें, है ना? तो उसमें वो हो जाता है। ओके, तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। अब आप लोग अपना है ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकियोस्टोमी यही होती है कि जो हमारी ट्रेकिया होती है ना उसमें हम कट लगा के और